हेलो बच्चों। तो बच्चों कैसी चल रही है आपकी रिवीजन सीरीज। हमने बच्चों बहुत सारे चैप्टर्स अपने डिस्कस कर लिए हैं, कॉन्सेप्ट्स भी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी। और आज की इस स्पेशल वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा पूरे इशू ऑफ डिबेंचर्स चैप्टर का कंप्लीट कॉन्सेप्ट। और आपको ये रिवीजन सीरीज कैसी लग रही है, आप अच्छे से पढ़ रहे हो कि नहीं, ये प्लीज मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। बहुत दिनों से मैंने देखा कि ना तो बच्चे वीडियो लाइक कर रहे हैं, ना कमेंट करके ये बता रहे हैं। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, हमारी रिवीजन सीरीज का कितना फायदा हो रहा है। तो प्लीज इस वीडियो के नीचे अच्छे से कमेंट करके बताओ कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और रिवीजन सीरीज का कितना फायदा हो रहा है। बाकी वीडियो को पूरा देखना ध्यान से, सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें डिबेंचर्स के मैं कवर कर लूंगा और एग्जाम के लिए आपका डिबेंचर्स बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों हमारे चैप्टर का नाम है इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। अब इशू ऑफ डिबेंचर्स के अंदर सबसे पहला टॉपिक जो होता है वो होता है हमारा इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग बहुत ही सिंपल होता है। एक कंपनी होती है, वो लोगों से कहती है कि भाई मुझे आप लोन दे दो। तो पब्लिक कंपनी को पैसा दे देती है, उस पैसे को अभी आप समझ लो लोन। तो लोग पूछते हैं ये पैसा आप हमारा कब वापस करोगे? तो कंपनी कहती है ये पैसा हम आपका ना 5 साल बाद वापस कर देंगे। तो लोग कहते हैं कि भाई 5 साल बाद पैसा तो वापस कर दोगे, प्रिंसिपल तो ठीक है, ब्याज कितना दोगे? तो कंपनी कहती है कि चलो ठीक है, मैं आपको ना इंटरेस्ट भी देती रहूंगी हर साल का 10% पर एनम। तो लोग कहते हैं हमें आपकी बात पे भरोसा नहीं है, ये सब बातें कागज के टुकड़े पर लिख कर दो। तो कंपनी कागज के टुकड़े पर ये सब बातें लिख कर देती है और लोग कहते हैं इस पे अपना साइन भी कर दो। तो कंपनी अपना साइन कर देती है। तो इस कागज के टुकड़े को हम कहते हैं डिबेंचर। तो डिबेंचर को इशू करना मतलब बेसिकली सिंपल भाषा में ये समझ लो, लोगों से पैसा लेना, लोन लेना। तो इसका मतलब हमने डिबेंचर इशू कर दिया। तो कहानी ऐसे शुरू होती है। तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो है डिबेंचर्स को इशू करना फॉर कैश। अब जब हम डिबेंचर्स को इशू करते हैं फॉर कैश, तो उसमें 3 बातें हो सकती हैं कॉन्सेप्चुअली, ठीक है ना। तो उस पर चर्चा कर लेते हैं पहले। या तो हम 100 रुपए का डिबेंचर है और 100 रुपए पर ही इशू कर रहे हैं, तो कह देंगे डिबेंचर्स इशूड एट पार। या फिर 100 रुपए का डिबेंचर है और उसको हम 110 रुपए का इशू कर रहे हैं, तो हम कह देंगे डिबेंचर्स इशूड एट प्रीमियम। या फिर 100 रुपए का डिबेंचर है और उसको हम सिर्फ 90 रुपए में इशू कर रहे हैं, तो हम कह देंगे डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट। अब डिबेंचर्स अगर इशू होते हैं तो इसकी वैसे नॉर्मल अकाउंटिंग सेम एज शेयर्स की तरह भी होती है। अब शेयर्स हमने क्योंकि पढ़ी रखा है सब बच्चों ने, तो मैं बेसिक अकाउंटिंग की बात कर लेता हूँ। तो मैं मान लेता हूँ अपने एग्जाम्पल में कि हमारे डिबेंचर की जो फेस वैल्यू होती है, यानी कि एक डिबेंचर की जो नॉमिनल वैल्यू है वो 100 रुपए है फॉर एग्जाम्पल। तो कंपनी अगर 100 रुपए के डिबेंचर को 100 रुपए में ही इशू कर रही है, यानी एट पार, तो आपकी नॉर्मल जर्नल एंट्री बन जाती है बैंक अकाउंट डेबिट। इसमें हम इशू प्राइस लिखते हैं यानी 100 रुपए, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो मैं मान लेता हूं कंपनी 100 रुपए इकट्ठा ही ले रही है और फिर कंपनी इस 100 रुपए को यानी कि डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वाले पैसे को जो कंपनी ने लिए, इसे ट्रांसफर कर देती है टू जो भी परसेंटेज डिबेंचर होते हैं उसमें। तो 2% डिबेंचर अकाउंट 100 रुपए। तो बेसिकली जब कंपनी पार पर डिबेंचर्स इशू करती है तो हम ये एंट्री पास कर देते हैं। अब मान लेते हैं कि कंपनी ने यही डिबेंचर्स इशू करे 115 रुपए के, तो हम कह देंगे कि कंपनी ने 15 रुपए के प्रीमियम पर इशू करा। तो उस केस में आपकी पहली जर्नल एंट्री जो है वो तो सेम ही रहेगी, बस उसमें आपका अमाउंट हो जाएगा 115 रुपए, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 115, इशू प्राइस 115। और फिर जब आपकी सेकेंड एंट्री होगी तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 115, 2% डिबेंचर 100 रुपए। तो हमें 15 रुपए के एक्स्ट्रा जो प्रीमियम पोर्शन है उसको अलग से क्रेडिट करके दिखाना पड़ता है। तो उस केस में हम अलग से लिख देते हैं टू SPR अकाउंट 15 रुपए। तो आपकी एंट्री फिर उस केस में ऐसी दिखनी शुरू हो जाएगी। तो ये हो गया डिबेंचर्स को इशू करना एट प्रीमियम। और अगर कंपनी 100 रुपए के डिबेंचर को इशू करती है 90 रुपए में,
तो हम कह देते हैं डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट। तो अगर कंपनी ने 90 रुपए का इशू करा तो आपकी पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 90 रुपए, क्योंकि इशू प्राइस है 90, और फिर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 90 रुपए, और क्योंकि 10 रुपए कंपनी के लिए घाटा है, नुकसान है, तो इसीलिए कंपनी जो है उस केस में डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के नाम से एक खाते को डेबिट कर लेती है, यानी कि 10 रुपए का डिस्काउंट शो कर देती है, और उसके नीचे 10% डिबेंचर अकाउंट 100 रुपए फेस वैल्यू एज इट इज आ जाती है। तो कभी भी कंपनी अगर डिबेंचर्स कैश में इशू करती है तो ये है उसकी बेसिक अकाउंटिंग, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। अब इसके बाद होता है बच्चों हमारा अगला टॉपिक, उसका नाम है इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। यानी कि इस बार हम पब्लिक को इशू नहीं करते अपने डिबेंचर, हम किसी और को डिबेंचर्स इशू करते हैं किसी और चीज के बदले में। यानी कि पब्लिक से पैसा लेने के बदले में डिबेंचर इशू नहीं कर रहे, किसी और व्यक्ति को किसी और काम के लिए हम अपने डिबेंचर्स को इशू कर रहे हैं। तो ये टॉपिक भी 100% सेम है हमारे जैसा हमने शेयर्स में पढ़ा था। अब इसमें हम डिबेंचर्स किन किन को इशू कर सकते हैं, तो मान लेते हैं हमने डिबेंचर्स प्रमोटर को इशू करे। तो अगर हम डिबेंचर्स प्रमोटर को इशू करते हैं तो हम एक सिंपल एंट्री बना सकते हैं, एक ही एंट्री लिख रहा हूं, डायरेक्ट एंट्री, कि भाई इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, यानी कि हम मान लेते हैं हमारे कुछ इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट हो गए, और 2 जो भी हमने डिबेंचर्स इशू करे, तो यानी कि परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। तो एक सिंगल जर्नल एंट्री आपकी ये बन गई, इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। अब किताब वाले कई बार कहते हैं कि नहीं, हमें तो जी इसको रूट करके दिखाओ, 2 एंट्री बना के दिखाओ। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको रूट भी करा जा सकता है। तो हम इसी बात को कर देते हैं पहले, इन कॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर अकाउंट, यानी कि हमने अभी ड्यू कर दिया, और फिर अगली ही एंट्री में प्रमोटर को कैंसिल ऑफ कर देते हैं। तो अगली एंट्री बन गई प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। तो इससे फर्क कुछ नहीं पड़ेगा कि आप 2 करो कि 1 करो, एग्जाम में दोनों आपकी ठीक होती हैं। फिर हो सकता है जी कि आपने डिबेंचर्स इशू करे हो अंडर राइटर्स को। अंडर राइटर्स कौन होता है, हमने सीख ही रखा है शेयर्स में, ऐसे लोग जो कंपनी के डिबेंचर्स कहते हैं कि भाई हम करवा देंगे, अगर पब्लिक नहीं खरीदेगी तो टेंशन मत लो, हम करवा देंगे, हम बकवा देंगे। तो उसके बदले में ये लोग अपना कमीशन लेते हैं। तो हम कहते हैं भाई कमीशन तो तुम लोगे, हम तुम्हें कमीशन के बदले में ना डिबेंचर दे देंगे। तो हमारी एंट्री बन गई अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। अब इसको भी कुछ किताब वाले कहते हैं नहीं नहीं नहीं, इसको रूट करके दिखाओ, एक एंट्री मत लिखो। तो हम कहते हैं चलो तुम्हारी मन की भी सुन लेते हैं। तो हम पहली एंट्री कर देते हैं अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर अकाउंट, और अगली ही एंट्री में अंडर राइटर अकाउंट को कैंसिल ऑफ कर देते हैं। तो अगली एंट्री बन गई अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। अब आमतौर पे ये जो प्रमोटर्स या अंडर राइटर्स को डिबेंचर्स इशू करते हैं, इनमें ना कोई डिस्काउंट होगा ना कोई प्रीमियम होगा। तो ये सवाल आप अपने जहन में लाना भी मत कि सर अगर डिस्काउंट होगा तो, या अगर प्रीमियम होगा तो, क्योंकि ऐसा कभी प्रैक्टिकली होता नहीं, तो ना ही हमको सवालों में देगा। तो आपकी सीधा फेस वैल्यू के हिसाब से ये एंट्रीज हो जाएंगी अगर हम प्रमोटर या अंडर राइटर्स को डिबेंचर इशू करते हैं तो। और अगर आप वेंडर को डिबेंचर इशू करते हो तो भी सेम कॉन्सेप्ट चलता है जैसा हमने शेयर्स में पढ़ा था। अब वेंडर कौन होता है, वेंडर होता है वो व्यक्ति जिससे आपने कोई मशीन या कोई एसेट खरीदा। तो आप एसेट खरीदने के लिए जर्नल एंट्री कर लेते हो एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, जितने का भी आपने एसेट खरीदा। और कभी कभी तो भाई साहब आप वेंडर को कहते हो कि मैं एसेट नहीं खरीदने आया हूं, मैं तो पूरा का पूरा तेरा बिजनेस खरीदने आया हूं। तो आप कभी कभी तो एसेट की बजाय पूरा बिजनेस खरीद लेते हो वेंडर का। तो उस केस में आप जितने भी उसके एसेट्स खरीदते हो उन सारे एसेट्स को डेबिट कर देना, अलग 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 अलग, बिल्डिंग डेबिट, स्टॉक डेबिट, डेटर डेबिट, फर्नीचर डेबिट, जो भी डेबिट, सारे एसेट्स डेबिट हो गए टेक ओवर वैल्यू पर, ये सवाल में दी होगी। उसके बाद आप उसकी लाइबिलिटीज भी टेक ओवर कर लोगे। तो जितनी भी लाइबिलिटीज आपने टेक ओवर करी वो सारी लाइबिलिटीज को क्रेडिट कर देना, जितनी भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्रेडिट, क्रेडिटर्स क्रेडिट, बिल्स पेबल क्रेडिट, टेक ओवर वैल्यू पर, ये भी सब दे रखा होगा।
फिर सवाल बताएगा कि भाई आप ये जो बिजनेस खरीद के लाए हो, ये बिजनेस आपने सौदा करा है 10 लाख रुपए में। एक सौदे का अमाउंट बताएगा वो 100%। तो हम लिख देते हैं टू वेंडर और इसमें हम सौदे का अमाउंट लिख देते हैं। सौदे का अमाउंट को अंग्रेजी में कहते हैं परचेज कंसीडरेशन। तो जब हम ये तीन चीजें लिख लेते हैं तो उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी बैलेंसिंग फिगर डेबिट में बचनी शुरू हो जाती है, या कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में बचनी शुरू हो जाती है। तो भाई इस पर तो किसी का जोर नहीं है कि बैलेंसिंग फिगर कहाँ बचेगी, वो तो सवाल टू सवाल डिपेंड करेगी। तो हमको ये याद रखना है कि अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में बची तो उसको क्या नाम देते हैं, अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट में बची तो उसको क्या नाम देते हैं। तो वो मैं जानता हूँ कि सब बच्चों को पता है। डेबिट में अगर बैलेंसिंग फिगर बची तो उसको हम नाम देते हैं गुडविल अकाउंट, और क्रेडिट में अगर बैलेंसिंग फिगर बची तो उसको हम नाम देते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो आपकी पहली जर्नल एंट्री जो होती है वो इन दोनों में से कोई एक होगी, या तो एसेट खरीदने की या बिजनेस खरीदने की। फिर वेंडर कहता है कि मुझे प्लीज पैसे दे दो, वेंडर कह रहा है मुझे प्लीज पैसे दे दो। तो मैं कहता हूँ वेंडर वेंडर मैं पैसे तो तुम्हें दे दूंगा, लेकिन कभी कभी होता है कि हमारे पास पैसे नहीं होते, तो हम कहते हैं कि वेंडर हम तुम्हें डिवेंचर्स दे देंगे। तो वेंडर कहता है चलो ठीक है मुझे डिवेंचर्स दे दो। तो हम वेंडर को जो भी देंगे वो क्रेडिट करते चलो बस। आप मान लो वेंडर को आपने कैश दिया तो लिख दो टू कैश, मान लो वेंडर को आपने चेक दिया तो लिख दो टू बैंक, मान लो वेंडर को आपने शेयर दिया तो लिख दो टू शेयर कैपिटल, जैसा पहले करते थे शेयर्स के चैप्टर में। लेकिन इस चैप्टर में कहेगा कि हमने वेंडर को डिवेंचर दिए तो लिख दो टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। अब इसमें आपको हमेशा लिखनी है फेस वैल्यू, ये तो कसमें खा के आप बैठे हो। तो सर क्या वेंडर को हम डिवेंचर्स जब देते हैं तो क्या प्रीमियम पे नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं। क्या सर डिस्काउंट पे नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं। तो अगर प्रीमियम पर दिया तो पहले की तरह प्रीमियम को क्रेडिट कर देना इफ एनी, और अगर डिस्काउंट पर दिया तो पहले की तरह डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को डेबिट कर देना इफ एनी। तो ये सवाल आपको बता देगा बस, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपकी दो एंट्रियों में ये वेंडर वाली कहानी भी खत्म। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। अब आते जी हैं एक नए और दिलचस्प कॉन्सेप्ट में जो सिर्फ डिबेंचर में होता है, शेयर में नहीं होता है। यानी कि हम डिबेंचरों को इशू करते हैं एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो सर ये क्या होता है? कोलेटरल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। इसमें क्या बात होती है कि आप बैंक से लोन लेकर आते हो, तो बना देते हैं एक डायग्राम। तो कंपनी कहती है बैंक से कि भाई मुझे लोन दे दो, तो बैंक कहता है ठीक है ले लो भाई लोन, कितना लोन चाहिए? तो हम बैंक से ले लेते हैं 10 लाख रुपए का लोन। तो बैंक कहता है भाई बदले में तुम मुझे क्या सिक्योरिटी दोगे? तो हम कहते हैं ठीक है भाई तुम हमारी बिल्डिंग पर अपना मतलब वो रखवा लो, अपना चार्ज लगवा लो, इस पर तुम्हारा अपना कंट्रोल करवा लो, हमारे फर्नीचर पर अपना कंट्रोल करवा लो, या और एटसेट्रा अपने किसी एसेट पर कंट्रोल दे देते हैं बैंक को कि भाई ये लो तुम सिक्योरिटी ले लो। खुश? तो ये जो हम अपने एसेट्स को गिरवी रखवा देते हैं इसको हम कह सकते हैं कि ये हो गई हमारी प्रिंसिपल सिक्योरिटी। लेकिन बैंक कहता है कि नहीं 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 मुझे तो अभी भी संतुष्टि नहीं हुई, कुछ और भी दो, कुछ और भी दो सिक्योरिटी के तौर पे। तुम और क्या दोगे, और क्या दोगे? तो कंपनी कहती है यार ये बैंक मानेगा नहीं। तो कंपनी कहती है बैंक को चलो तुम एक काम करो, तुम हमसे एक चिट्ठी भी ले लो, ये कागज का टुकड़ा भी ले लो, और अगर बाई चांस हम फ्रॉड कर दें, हम तुम्हारे लोन का पैसा ना दे, तो तुम ये चिट्ठी भी रख लेना, और हम जैसे बाकी लोगों को 5 साल बाद पैसे वापस करेंगे, है ना डिबेंचर वाली चिट्ठी, तो तुम भी आ जाना, चलो तुम्हें भी दे देंगे। तो कंपनी ये डिबेंचर्स मतलब कि ये चिट्ठी भी इशू कर देती है बैंक को, लेकिन जो ये सिक्योरिटी के तौर पर इशू करती है तो इसे बोल देते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल वर्ड का यहाँ पर वैसे मतलब होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी का मतलब ये कि भाई मैं पहले गिरवी तो रखवा ही चुका था बिल्डिंग फर्नीचर, प्रिंसिपल सिक्योरिटी तो मैंने दे ही दी थी, प्राइम सिक्योरिटी तो मैंने दे ही दी थी, लेकिन बैंक फिर भी नहीं मान रहा, बैंक कह रहा मुझे और भी दो। तो ठीक है भाई फिर ये ले लो कागज का टुकड़ा डिबेंचर। तो हम अपने डिबेंचर्स को कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर इशू कर देते हैं। तो साहब हम तो मुंशी हैं, अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है? तो बड़े ध्यान से सुनना, इसमें दो तरह के मेथड्स होते हैं इसकी मुंशीगिरी करने के लिए। कंपनी के पास दो ऑप्शंस होते हैं। तो भाई सबसे पहले हम बैंक से लोन लेकर आए, तो उसकी एंट्री तो करनी ही करनी है, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता।
तो बैंक से लोन लेने की एंट्री आपने बचपन में करी थी जब आप छोटे थे, क्लास 11th में। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। तो आपने बैंक से 10 लाख रुपए का लोन ले लिया। तो चाहे आप मेथड 1 लगा लो, चाहे आप मेथड 2 लगा लो, आपने लोन की एंट्री तो करनी है। तो ये मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। तो हमने बैंक से 10 लाख रुपए का लोन ले लिया, तो ये हो गई लोन की एंट्री। अब मेथड 1 कहता है कि भाई जो हम डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे, वो तो बस एक हवाबाजी है, वो तो बस हम एक ऐसी इशू कर रहे हैं, अभी एक्चुअल थोड़ी ना दे दिया, पब्लिक को थोड़ी ना इशू कर दिया कोई। तो कहता है ये सब नकली बातें, बस खत्म, और कुछ मत करो, इग्नोर करो उसको, कुछ नहीं करना, खत्म हो गई मुंशीगिरी। लेकिन दूसरा मेथड कहता है नहीं नहीं नहीं, डिबेंचर्स को कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे दिया है, इसको भी प्लीज रिकॉर्ड करो, प्लीज, मन कर रहा है मेरा। तो हम कहते हैं चल ठीक है, तेरा मन कर रहा है तो हम एक ऐसी नकली एंट्री कर देते हैं। तो हम एंट्री कर देते हैं डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट। अब भाई कितने रुपए के डिबेंचर दिए, वो भी एक वैल्यू बना लेता हूँ। तो मान लो जो हमने कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे डिबेंचर इशू करे वो 15 लाख के करे। अब ये दिमाग मत लगाना सर क्यों 10 का लोन लिया 15 के क्यों, ये सब आपकी मतलब की बातें नहीं है। जितने के भी करे, चाहे 15 रुपए के करे, चाहे 15 करोड़ के करे। तो कंपनी ने 15 लाख रुपए के डिबेंचर्स इशू कर दिए, मान लो कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे। तो हम एक नकली फर्जी एंट्री पास कर देते हैं ऐसी मुंशी को खुश करने के लिए। इसका कोई रेलिवेंस नहीं है, वैसे इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अभी बताऊंगा। लेकिन ठीक है भाई, अब मेथड चल रहे हैं तो चल रहे हैं। तो पहला मेथड कहता है कोलेटरल सिक्योरिटी की कुछ नहीं करना, इग्नोर। दूसरा मेथड कहता है कि भाई कोलेटरल सिक्योरिटी की भी एंट्री कर लो या उसको भी रिकॉर्डिंग कर लो। तो हम कहते हैं चलो ठीक है। अब सवाल जो होता है वो एंट्री पे कम आता है। सवाल कहता है मुझे बैलेंस शीट बना के दिखाओ कि बैलेंस शीट कैसे बनाओगे मेथड 1 में। तो मैं कहता हूँ ठीक है, बैलेंस शीट दिखा देता हूँ। और खासकर कहता है लाइबिलिटी साइड प्रेजेंट करो। तो मैं कहता हूँ ठीक है, अभी दिखाता हूँ तुम्हें नोट्स बना के अच्छे से, मैंने तो पढ़ रखा है, मैं तो चैंप हूँ। टर्म 1 में तो मेरे 40 on 40 मार्क्स थे, मुझे तो पता है कंपनी की कैसे बनाते हैं बैलेंस शीट। इक्विटी एंड लाइबिलिटी लिखते हैं सबसे ऊपर, हाँ सर। उसके नीचे सर बहुत सारे मेन हेड्स आते हैं, उन मेन हेड्स के अंदर हमारा एक मेन हेड होता है नॉन करंट लाइबिलिटी, हाँ सर। उस नॉन करंट लाइबिलिटीज मेन हेड के अंदर एक सब हेडिंग भी आती है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, हाँ सर, हमें सब याद है सर, हमें सर सब कुछ याद है। फिर उसके आगे हम नोट नंबर भी बनाते थे बचपन में, नोट नंबर 1। अब इस नोट को दिखाओ कि भाई लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या है। तो हम कहते हैं ठीक है, हम नोट्स भी दिखाते हैं अभी। तो नोट्स के अंदर हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्रेजेंट करते हैं कि भाई हमने कौन सी लॉन्ग टर्म बोरोइंग ले रखी है, LTB लिख रहा हूँ शॉर्ट में। तो हम कहते हैं भाई हमने लोन ले रखा है बैंक से, लोन फ्रॉम बैंक। कितने रुपए का लोन ले रखा है जी, 10 लाख का, बस। और तो कुछ नहीं है, नहीं और कुछ नहीं है जी। तो 10 लाख रुपए के लोन को हम नोट्स में दिखा देते हैं और 10 लाख रुपए का ही वो लॉन्ग टर्म बोरिंग अपना बैलेंस शीट में शो हो जाता है। लेकिन फिर भी भाई इन्वेस्टर को तो पता चले कि आपने डिबेंचर्स इशू करे हैं कोलेट्रल के तौर पे। तो ये मेथड कहता है बस ब्रैकेट में लिख दो प्लीज, बस ब्रैकेट में लिख के दिखा दो ताकि कम से कम देखने वाले को पता लग जाए। तो मैं ब्रैकेट में बस लिख देता हूँ कि भाई ये जो लोन हमने लिया है तो इसके बदले में हमने डिबेंचर्स कोलेट्रल सिक्योरिटी के तौर पर इशू भी करें। तो मैं ऐसा लिख देता हूँ कि भाई इशूड 15,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एज कोलेट्रल सिक्योरिटी, बस ब्रैकेट में मेंशन कर देता हूँ ताकि भाई किसी को समझ आ जाए देख के कि अच्छा ऐसा भी हुआ है। लेकिन इसका प्रभाव कुछ नहीं पड़ता, पहले मेथड में इसका इफेक्ट कुछ नहीं पड़ता, बस ब्रैकेट में दिखा देते हैं। अब आता है दूसरा मेथड जिसमें हमने एंट्री भी कर रखी है। तो सर यहाँ पे तो फिर क्या होगा, तो यहाँ पे मैं बताता हूँ क्या होगा। यहाँ पे बैलेंस शीट मजेदार बात है सेम होगी। ओ, तो सर फिर यहाँ पे अलग क्या होगा, यहाँ पे नोट्स अलग होंगे बस। अच्छा, नोट्स अलग होंगे सर, वो कैसे, वो भी करके दिखाओ हमको। तो भाई वो भी देख लो आप। आपने लिखा लॉन्ग टर्म बोरिंग, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग में आप कहते हो कि क्या क्या है लॉन्ग टर्म बोरिंग। तो हम कहते हैं कि जी एक तो हमने लोन लिया है बैंक से 10 लाख का, हम वो दिखाते हैं। फिर एक हम कहते हैं कि हमने ना डिबेंचर्स भी इशू करें, 15,000 डिबेंचर्स इशू करें, 15,000 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, 15 लाख के कोलेट्रल सिक्योरिटी के तौर पे।
लेकिन मजेदार बात ये होती है कि जो मैंने कहा था ना वो नकली एंट्री होती है, तो हम जो डिबेंचर सस्पेंस को डेबिट कर रहे हैं 15 लाख, उसको इसमें से माइनस भी कर देते हैं। वाह सर, इसका मतलब सर इसका तो आंसर हमेशा नील ही आएगा। बिल्कुल सही समझे बच्चों, आप तो बहुत होशियार हो। तो इसका आंसर सेकंड का नील ही आना है हमेशा, लेकिन फॉर्मेलिटी पूरी हो गई। तो अल्टीमेट आंसर 10 लाख ही आना है बाहर। तो जो हमने बैंक से लोन ले रखा है बस वही हमारा आंसर आता है नोट्स के अंदर। तो इसीलिए बैलेंस शीट सेम हो जाती है, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे नोट्स में दिखा देते हैं। तो भाई एग्जाम में चाहे मेथड 1 आए चाहे मेथड 2, आप दोनों से कर सकते हो। सर अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो, अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो फिर आपको मेथड नंबर 2 ही फॉलो करना है। ठीक है सर। तो ये होता है जी कंप्लीट कॉन्सेप्ट कोलैटरल सिक्योरिटी का। अब जो इसके बाद है कॉन्सेप्ट डिस्कशन, वो मेन है, उसका सवाल पक्का आता है। तो उस सवाल को सिखाने के लिए, उस पर चर्चा करने के लिए, जल्दी से उसका रिवीजन करने के लिए आपको एक दो टर्मिनोलॉजीज पहले समझा देता हूँ। जैसे हमने डिबेंचर्स को इशू करना, ये तो हमने सीख ही लिया है ना कि भाई ये तो इसका तो मीनिंग सुन ही रहे हैं, काफी देर से देख ही रहे हैं। अब एक और टर्म होती है, उसका नाम होता है डिबेंचर्स का रिडम्पशन होना, या इसको सिंपल अंग्रेजी में कह देते हैं रिडीम होना, और बिल्कुल ही देसी सिंपल इंग्लिश में कह देते हैं रीपे होना। तो मेरी वो पहली वाली स्टोरी याद करो, जब स्टार्ट हुआ था ये लेक्चर, कि कंपनी जो है वो पब्लिक से कहती है कि भाई आप हमें आज पैसे दे दो और हम आपके पैसे कब लौटाएंगे। चिट्ठी लिखी थी ना, 5 साल बाद। 5 साल बाद। तो बच्चों 5 साल बाद का भी तो कोई दिन आएगा कि 5 साल बाद बस मतलब वो जन्मों जन्मांतर तक नहीं आएगा। तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, और ये 5 साल कंप्लीट। 5 साल कंप्लीट। तो 5 साल बाद आदमी आएंगे, कहेंगे लो भाई लो अपना कागज पकड़ो, तुमने कागज दिया था। तो अब आदमी अपना कागज देगा और हमसे पैसे वापस लेगा, कहेगा लाओ मेरा पैसा दे दो। तो आपको पैसा वापस करना है कि नहीं डिबेंचर का? हाँ हाँ सर करना है। तो पैसे वापस करने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रीपे करना। सुपर अंग्रेजी में क्या कह देते हैं? रिडीम करना। और भाई साहब स्टाइलिश अंग्रेजी में तो नाम बन गया रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, कि रिडम्पशन हो गया डिबेंचर का। तो रिडम्पशन वर्ड का मतलब ये होता है। तो सर क्या हमें 5 साल बाद की भी मुंशीगिरी करनी पड़ती है? हाँ, वो भी चैप्टर था पहले, लेकिन आपकी किस्मत इतनी अच्छी है, भगवान से थैंक गॉड करना कि आपके कोर्स से हट गई इसकी मुंशीगिरी। तो आपसे 5 साल बाद की मुंशीगिरियां नहीं करवाते, कहते हैं वो अब छोड़ो, आपके बस की नहीं है, आप छोटे कोविड वाले बच्चे हो। तो आपसे मुंशीगिरी हटवा दी रिडम्पशन की। लेकिन हाँ, इशू की मुंशीगिरी तो करनी है भाई, डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं, ये वाली मुंशीगिरी तो करनी है। तो खैर अब इस बातों का यूज क्या होता है मुंशीगिरी में, तो यहाँ से हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट बनता है वो यही बनता है कि भाई हम डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, लेकिन 5 साल बाद क्या होगा ये हमें पता तो है ही ना। भाई आप आज भविष्य तो थोड़ा थोड़ा देख सकते हो ना, जानते हो ना, हाँ 5 साल बाद ये होगा। तो हमारा डिबेंचर इशू हो रहा है, हम बात तो आज की कर रहे हैं, लेकिन हमें ये पता है कि 5 साल बाद क्या होगा, यानी कि फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो भाई इसमें दो बातें हो सकती हैं। सर दो बातें क्या? दो बातें ये हो सकती हैं कि 5 साल बाद आप डिबेंचर होल्डर्स को कहो कि भाई मैं तो आपके ना 100 ही रुपए लौटाऊंगा, तो उसको कहते हैं रिडीम एट पार या रिडम्पशन एट पार। या आप दयावान हो, आप दानवीर कर्ण के बाद कलयुग में आपका जन्म हुआ है, आप कहते हो डिबेंचर होल्डर को कि मैं तुझे 100 रुपए नहीं, मैं तुझे 125 रुपए लौटाऊंगा 5 साल बाद, मतलब इतने दयालु हो आप। तो उसको हम कह देते हैं रिडम्पशन एट प्रीमियम या रिडीम एट प्रीमियम। तो दो बातें हो सकती हैं बच्चों। तो भाई या तो आप पार पर रिडीम करोगे या प्रीमियम पर रिडीम करोगे। सर क्या डिस्काउंट पर भी रिडीम कर सकते हैं हम? क्या हम खुद गर्ज भी हो सकते हैं? क्या हम सेल्फिश भी हो सकते हैं? हम डिबेंचर होल्डर को कहें कि भाई तुझे हम 100 रुपए नहीं देंगे, तुझे तो हम 90 रुपए ही देंगे। तो डिबेंचर होल्डर पहले दिन ही भाग जाएगा, कहेगा रहने दो भाई, मैं नहीं दूंगा ऐसी कंपनी को पैसे। तो ये हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए थर्ड केस कोई है ही नहीं।
तो रिडम्पशन एट डिस्काउंट नामक चीज जो है वो पृथ्वी पर होती ही नहीं है। चलो ठीक है सर। तो सर अगर रिडीम एट पार है तो हमें कुछ अलग करना पड़ता है क्या? नहीं, नथिंग स्पेशल, सब कुछ सेम रहेगा, सारी एंट्री सेम रहेंगी इशू की, जो आपने सीख रखा है ऑलरेडी, सब कुछ डन है वो। तो सर रिडीम एट पार करने पर तो सेम है, रिडीम एट प्रीमियम करने पर क्या होगा, जरा उस पर रोशनी डालिए। तो रिडीम एट प्रीमियम करने पर रोशनी डाल लेते हैं। तो उसके लिए एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल बना लेता हूं फटाफट से, और आप मुझे पता है एक बार में समझ ही जाओगे। तो मैं मान लेता हूं हमारे डिबेंचर की फेस वैल्यू है 100 रुपए, और आपको रिडीम करने हैं या आपको रीपे करने हैं 115 रुपए। तो आप अपने मन में सोचना, सर मन में क्या सोचना है, आपको ये सोचना है कि हम रिडम्पशन के टाइम पर प्रीमियम दे रहे हैं। अच्छा ठीक है सर, सोच लिया, हम रिडम्पशन के टाइम पर क्या दे रहे हैं, प्रीमियम दे रहे हैं। कितने रुपए? 15 रुपए एक्स्ट्रा, है ना। तो आप अपने मन में सोचना कि हम रिडम्पशन के टाइम पर प्रीमियम दे रहे हैं 15 रुपए, ठीक है सर। तो भाई मान लो आपने डिबेंचर्स इशू करे, तो आपको क्या एंट्री सिखाई थी सर? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, है ना, सिखाई थी कि नहीं? हाँ सर। और दूसरी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, हाँ सर यही सिखाई थी। तो मान लो आपने 100 रुपए के डिबेंचर्स थे, पार पर इशू करे। पहला केस ले लेता हूं कि भाई आपने इशू करे पार पर, इशू एट पार 100 रुपए का। तो आपकी एंट्री पता है क्या होंगी भाई? बैंक अकाउंट डेबिट 100 रुपए टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 100 रुपए, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 100 रुपए, टू परसेंटेज डिबेंचर 100 रुपए। तो आपने पार पर इशू कर दिया डिबेंचर। अब सर अगर मान लो हम प्रीमियम पर इशू करते, एक दूसरा केस वो भी ले लेता हूं। मान लो आप प्रीमियम पर इशू करते कि भाई आपने 110 रुपए का इशू करा, तो उस केस में आपकी एंट्री क्या होती, जो पहले सीखी थी देखो वो भी देख लो। उस केस में आपकी एंट्री होती, आप करते बैंक अकाउंट डेबिट 110 टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 110, क्योंकि 110 है इशू प्राइस। फिर आप दूसरी एंट्री करते डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 110 टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट में 100 रुपए ही लिखते फेस वैल्यू के, और अलग से आप लिखते टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, तो इसमें अलग से 10 रुपए दिखते। यही सिखाया था। सर अगर हम इशू करते डिस्काउंट पर तो भी आपको सिखा दिया था कि भाई मान लो आप डिस्काउंट पर इशू करते, आपने डिबेंचर इशू करा मान लो 90 का, तो क्या एंट्री होती? तो आपकी पहली एंट्री होती बैंक अकाउंट डेबिट 90 टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 90, और दूसरी एंट्री होती डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 90, और डिस्काउंट को फिर आप इस बार डेबिट करते, तो आपकी एंट्री में डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट में आ जाता 10 रुपए टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट 100 रुपए। तो आप ये एंट्री करते। भाई ये तो हमने सीख ही रखा है, तो सेम ही रहती। अब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का रोल क्या होता है उसको ध्यान से सुनना। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो है 15 रुपए जो आपको एक्स्ट्रा देने हैं भविष्य में, तो भाई आपको 5 साल बाद एक्स्ट्रा देना है कि नहीं? हाँ सर देना है। तो ये बच्चों 15 रुपए हमारे लिए होते हैं एक नॉन करंट लाइबिलिटी। सर दोबारा बोलो, क्या होते हैं? नॉन करंट लाइबिलिटी होते हैं, जिसे हम अदर नॉन करंट लाइबिलिटी सब हेडिंग में वैसे शो करते हैं, क्योंकि हमें 5 साल बाद एक्स्ट्रा पैसे देने, हमें पता है लाइबिलिटी है, सर पे बोझ है। तो भाई लाइबिलिटी को क्रेडिट करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल करेंगे सर। तो आपकी सेकंड एंट्री के अंदर क्रेडिट साइड पर बस एक नया टर्म आ जाता है, इसका नाम है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो चाहे कैसा भी केस हो, आपका 15 रुपए अलग से क्रेडिट होना शुरू हो जाएगा। तो जब भी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन होगा तो आपका क्रेडिट साइड में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अलग से आना शुरू हो जाएगा, बस इस बात का ध्यान रखना है। तो सर इसका कोई डेबिट एस्पेक्ट भी है कि नहीं, या बस खाली खाली नीचे क्रेडिट में चिपका दिया? नहीं, डेबिट एस्पेक्ट भी है। अब आपको 5 साल बाद किसी को 15 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं, तो आपका क्या हो गया? सर हम तो बहुत दुखी हैं, 5 साल बाद 15 रुपए किसी को एक्स्ट्रा देने हैं, तो सर लॉस हो गया सर। तो हम डेबिट में इसीलिए लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को भी चिपका देते हैं, डेबिट 15 रुपए। तो चाहे कोई सा भी केस हो, हर केस में आपका डेबिट साइड में 15 रुपए भी चिपक जाएगा।
तो भाई 15 ही क्रेडिट में चिपक गया, 15 ही डेबिट में चिपक गया, तो अल्टीमेटली नेट इफेक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो होता है वो जब भी होगा एंट्री में, तो आप उसको क्रेडिट कर देना और उसी फिगर को, कॉरस्पॉन्डिंग फिगर को लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के नाम से डेबिट कर देना। अब बस इसमें एक ही इंपॉर्टेंट बात है जो याद रखनी है लास्ट केस के अंदर, वो क्या भाई, डिस्काउंट ऑन इशू को माना जाता है छोटा भाई है और लॉस ऑन इशू को माना जाता है कि ये बड़ा भाई है। तो थर्ड केस में अगर आप देखोगे तो डिस्काउंट है 10 रुपए का और लॉस है 15 रुपए का। तो छोटे और बड़े भाई जब इकट्ठे आ जाते हैं तो छोटा भाई बड़े भाई के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है। तो थर्ड केस के अंदर आप डिस्काउंट को भी लॉस के अंदर ही मर्ज कर दोगे, यानी कि अब आपको डिस्काउंट अलग से 10 रुपए नहीं लिखना, वो 10 रुपए भी 15 में ही जाके जुड़ जाएगा और अब वो 15 की बजाय बन जाएगा 25। तो बात तो एक ही है, डेबिट साइड पे फर्क थोड़ी ना पड़ा कोई, लेकिन डिस्काउंट हमेशा कहाँ पे जाके मर्ज हो जाएगा, लॉस में। तो मैं अपनी एंट्री से भी डिस्काउंट को उड़ा देता हूँ। ओके, तो छोटा भाई समर्पित हो गया बड़े भाई के चरणों में। तो डिस्काउंट और लॉस आप कभी भी इकट्ठे नहीं लिख सकते, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कभी भी नहीं लिख सकते हो, कभी भी नहीं लिख सकते हो। अब ये मत पूछ लेना सर मैं लिख दूंगा तो क्या होगा, नहीं लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। डिस्काउंट और लॉस को इकट्ठे नहीं लिख सकते हो। छोटे भाई को मर्यादा में रहना है, उसको बड़े भाई के चरणों में समर्पित होना पड़ेगा। तो आपको ये करना है। तो ये हो गई कहानी इशू ऑफ डिबेंचर फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू की। अब देखो बच्चों, बड़े ध्यान से नोटिस करना, ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हमने डेबिट कर रखा था, है ना, अभी तक जो पढ़ा, या जो डिस्काउंट भी अगर होता मान लो तो भी हमने डेबिट कर रखा था, वो तो चलो समर्पित कर दिया था इसलिए हटा दिया, पर अगर ये होता तो ये भी हमने डेबिट कर रखा था, जो भी होता। इन दोनों पर फोकस करेंगे क्योंकि अगला टॉपिक इसी से निकल जाएगा मेरा। भाई हम ये दोनों चीजों को कहते हैं ये मेरा नुकसान हो गया, ये मेरा नुकसान हो गया, इसीलिए इनको डेबिट कर रहे हैं। तो अब हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 के हिसाब से क्या 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 सर दोबारा बोलना जरा, AS 16 के हिसाब से ये कहा जाता है कि भाई ये जो नुकसान है आपके, जिनको आप डेबिट कर रहे हो ऊपर एंट्रियों में, ये जो नुकसान है अब इन्हें राइट ऑफ भी तो करो। तो सर राइट ऑफ कब करेंगे हम, तो इसको हम पहले वर्ष में ही राइट ऑफ कर देते हैं। पहले वर्ष में राइट ऑफ का मतलब है कि ये जो नुकसान आपने ऊपर डेबिट में चिपका रखे हैं, अब इन नुकसानों के समाप्त होने का भी समय आ जाता है। ओ, यानी इन्हें हम क्रेडिट कर देते हैं। तो चाहे लॉस ऑन इशू हो या चाहे डिस्काउंट ऑन इशू हो, तो जो ऊपर डेबिट में हमने नुकसान लिखे वो नुकसान हमारे क्रेडिट हो रहे हैं बेसिकली, अब इनकी समाप्ति का समय आ गया है। तो वैसे तो सिंपल बच्चे ने सीख रखा होता है सर कोई भी नुकसान होगा तो हम तो उसको सर P&L में डेबिट कर देंगे। तो बच्चा तो कहता है सर ये हो गई बात, बिल्कुल सही है बच्चे की बात, बिल्कुल सही कह रहा है बच्चा, गलत कुछ भी नहीं है। परंतु डिस्काउंट या लॉस को जब हम राइट ऑफ करते हैं तो हमारे कंपनीज एक्ट, हमारे सेबी के नियम हमको ये इजाजत दे देते हैं कि हम इसको राइट ऑफ करवा सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से भी। ओके, और अगर कोई और कैपिटल रिजर्व है हमारे पास तो उससे भी। तो यानी कि यहां पर तो आपके पास चॉइस ही चॉइस है, किसी से भी मर्जी राइट ऑफ करवा दो, इन दोनों को किसी मर्जी से भी राइट ऑफ करवा दो। तो सिक्योरिटी प्रीमियम हो तो उससे करवा दो, कैपिटल रिजर्व हो उससे करवा दो, कुछ भी ना हो तो भैया P&L तो है ही है। तो हम इसी को ऑर्डर मान लेते हैं ताकि एग्जाम में एक सिंप्लिसिटी बनी रहे और हमेशा के लिए याद रहे। तो हम रैंक बना लेते हैं कि भाई सबसे पहले SPR से ही कर देंगे राइट ऑफ, उसके बाद कैपिटल रिजर्व से कर देंगे। हालांकि इसमें ऑर्डर चेंज भी हो सकता है, इसका कोई नियम नहीं है, पर फिर भी मैंने जो लिख दिया तो मतलब मान लेते हैं। और जो अगर बच जाए लास्ट में तो फिर हम अपने P&L से करवा देते हैं राइट ऑफ। तो हम पहले ही वर्ष, मैं लिख देता हूँ इन द फर्स्ट ईयर, या फर्स्ट ईयर के एंड पे, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, हाँ यही मेंशन कर देता हूँ, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर हम अपने पूरे के पूरे लॉस या पूरे के पूरे डिस्काउंट को क्या कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। कहाँ से कर देते हैं, चाहे SPR से करें, चाहे कैपिटल रिजर्व से करें, या चाहे हम स्टेटमेंट ऑफ P&L से करें, जिस पे भी सवाल कहेगा उस हिसाब से कर लेते हैं। वो तो डिपेंड करता है सवाल टू सवाल, जो हम बाद में भी सीखेंगे, लेकिन कर देंगे राइट ऑफ पहले साल के एंड में ही पूरे को राइट ऑफ P&L से या SPR से या कैपिटल रिजर्व से। तो हमारा पूरा लॉस जो है ये
राइट ऑफ हो जाता है पहले ही साल में। तो बस ये एक छोटा सा टॉपिक होता है, तो हमको ये भी पता होना चाहिए। अब कई बार वो इसी बात को कह देता है कि चलो बैलेंस शीट में मुझे प्रेजेंट करके दिखा दो। तो भाई अगर इन्हीं बातों को बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना हो तो मैं उसकी भी चर्चा कर लेता हूं इन ब्रीफ। तो मैंने आपको दो टर्मिनोलॉजीज यहाँ पर सिखाई थी। एक सिखाया था प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, मैंने कहा ये नॉन करंट लाइबिलिटी होता है। तो अगर आपकी प्रेजेंटेशन आ गई कि भाई मुझे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन दिखाओ, तो आपको क्या करना है, मेन हेडिंग बनाई नॉन करंट लाइबिलिटीज, ठीक है सर, उसमें सब हेडिंग बनाई अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज, ठीक है सर, उसका एक नोट नंबर 1 डाल दिया, ठीक है सर, और उस नोट के अंदर नंबर 1 के अंदर आपने क्या शो कर दिया कि भाई मेरी अदर नॉन करंट लाइबिलिटी क्या है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो हमेशा ध्यान रखना कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो है वो कंपनी के लिए क्या होता है, एक नॉन करंट लाइबिलिटी होता है। इसी तरह वो कह दे कि भाई मुझे बैलेंस शीट में ये लॉस ऑन इशू या ये डिस्काउंट ऑन इशू का भी दिखा दो ट्रीटमेंट, हालांकि पूछेगा नहीं पर फिर भी आप मुंशी हो, आपको हर चीज आनी चाहिए। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं अपने एसपीआर में से, अपने कैपिटल रिजर्व में से, अपने पीएनएल में से। तो आपको अगर वो दिखाने को आ जाए तो आपको नोट्स में क्या दिखाना पड़ेगा, भाई आप किस चीज का नोट्स बनाते हो, ये सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ नजर आता है हमको, ये कैपिटल रिजर्व कहाँ नजर आता है हमको, कौन सी सब हेडिंग में, सर रिजर्व एंड सरप्लस में। बस तो आप उसमें दिखा देना कि भाई मेरे पास एसपीआर कितना था, जितना भी था, और उसमें से मैंने माइनस कर दिया या मैंने राइट ऑफ कर दिया लॉस ऑन इशू, तो माइनस करके दिखा देना अगर वो कहे तो, और जो बच जाए वो आपका आंसर। और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ना हो तो कैपिटल रिजर्व में से माइनस करके दिखा देना। सर अगर कैपिटल रिजर्व भी ना हो तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में से माइनस करके दिखा देना। पॉइंट इज कि लॉस ऑन इशू या डिस्काउंट ऑन इशू हमारे इनमें से राइट ऑफ हो जाते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व या पीएनएल में से राइट ऑफ हो जाते हैं। तो बस, तो लॉस ऑन इशू को राइट ऑफ करना अब आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। एक जर्नल एंट्री करी और आपका लॉस या डिस्काउंट जो है पहले ही वर्ष के अंत में क्या हो गया, राइट ऑफ हो गया। तो ये है एक छुटकू सा कॉन्सेप्ट कि भाई डिस्काउंट या लॉस को राइट ऑफ कर दो। अब इसके बाद जो हमारा लास्ट कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन होता है वो होता है सिर्फ डिबेंचर के इंटरेस्ट को लेकर, जो बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है, इसमें कोई दुविधा नहीं होती। डिबेंचर का इंटरेस्ट क्या होता है बच्चों, अब कंपनी ने देखो लोगों से लोन लिया था कि नहीं, याद है हमारी शुरुआती कहानी। तो कंपनी ने कहा था ना कि हम आपको 10% पर एनम ब्याज भी देंगे। तो आमतौर पे कंपनी क्या करती है, कंपनी उस ब्याज को 6-6 महीने में कर देती है। तो जैसे मान लो हमने आज लोगों से 10 लाख रुपए का लोन लिया, यानी कि कंपनी ने 10 लाख रुपए के मान लेते हैं डिबेंचर्स इशू करे, तो अगर आप इसका 10% कैलकुलेट करोगे तो वो आ जाएगा 1 लाख। तो कंपनी कहती है डिबेंचर होल्डर से कि भाई आप एक काम करो, हम आपको ना 6 महीने बाद ही 50,000 दे देंगे और फिर दोबारा 6 महीने बाद 50,000 दे देंगे। तो डिबेंचर होल्डर को थोड़ा अच्छी फीलिंग आती है, उसको लगता है कि भाई हाँ चलो ठीक है, इकट्ठे एक साथ साल के एंड में मान लो मैं लाख रुपए देता तो भाई रुकना पड़ता, 6-6 महीने में 50-50 मिल गए, तो बात वही पड़ी। तो अब हमें इस मुंशीगिरी को देखना है कि भाई कंपनी अगर 50,000 रुपए डिबेंचर होल्डर को देने की बात कर रही है तो इस टाइम पर हमारी क्या एंट्रीज होती हैं। तो भाई सबसे पहले कंपनी कहती है खर्चा हो गया, तो खर्चे को डेबिट करेगी। तो एंट्री बन रही है डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 50,000 रुपए। अब जैसे ही कंपनी डिबेंचर देने चाहती है तभी सरकार कहती है रुको 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 भाई रुको, पूरे पैसे डिबेंचर होल्डर को मत दे देना, पहले हमें टैक्स जमा कराओ, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं टीडीएस, यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये सरकार मांगती है कंपनी से। तो हम पूछते हैं सरकार से भाई तुम्हें कितना चाहिए टैक्स, तो मान लेते हैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, सरकार कह रही है 20%। मैं कहता हूँ अच्छा, तो अब 20% सरकार को देना पड़ेगा, तो 20% का मतलब हो गया 10,000 रुपए, और फिर बचे हुए पैसे ही मैं डिबेंचर होल्डर को देने के लिए बचा पाता हूँ। तो टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, तो डिबेंचर होल्डर को बेचारे को अब मैं 50 में से सिर्फ 40 ही दूंगा। तो ठीक है सर, और ये सब सवाल में गिवन होगा तो आपको ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेनी, सब दिया होगा, टीडीएस 20%, टीडीएस 10%, टीडीएस 5%, नहीं दिया तो जीरो, तो और अच्छी बात है, तो भगवान का आशीर्वाद है। फिर आप डिबेंचर होल्डर को कहते हो चल भाई बल इधर आ, तेरे को मैं पे कर दूं, तो आप डिबेंचर होल्डर को 40,000 रुपए पे कर देते हो।
तो ये हो गई आपकी 40,000 रुपए डिबेंचर होल्डर को पे करने की एंट्री। फिर सरकार कहती है अच्छा हमें भी तो पे करो, तो फिर आप कहते हो ठीक है सरकार तुम्हें भी पे कर देता हूँ। तो फिर आपने कर दी TDS पेबल अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए टू बैंक। तो ये आपने TDS को पे करने की भी एंट्री कर दी, मतलब बेसिकली आपको पे करना है। तो आपकी ये तीनों एंट्रियां कंप्लीट हो गई। मजेदार बात ये कि सेम तीनों एंट्रियां आप दोबारा से करोगे अगली बार जब 50,000 रुपए देने का टाइम आएगा ईयर के एंड पर। तो ये एंट्री सेम, उसके बाद ये एंट्री सेम, उसके बाद ये एंट्री सेम, और क्योंकि ईयर का एंड भी है तो आपको एक एडिशनल एंट्री और करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चा बच्चा गली मोहल्ले में जानता है कि ईयर एंड पर हम अपने सभी खर्चों को PNL में ट्रांसफर करते हैं कि नहीं। तो अब हमारा पूरे साल भर का डिबेंचर का खर्चा जो था, यानी कि डिबेंचर इंटरेस्ट, वो था 1,00,000 रुपए। तो हमें अपने 1,00,000 रुपए के डिबेंचर इंटरेस्ट को कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा जी? सर PNL में। तो 1,00,000 रुपए PNL में हो गए डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट 1,00,000 रुपए। तो पूरे साल का खर्चा हमने PNL में ट्रांसफर कर दिया। तो कुल मिलाकर आपकी इस तरह से डिबेंचर इंटरेस्ट की एंट्रियां बन जाती हैं। सवाल में सब कुछ गिवन होगा, आपको इंटरेस्ट निकालना है, 6 महीने का निकालना है, 6 महीने बाद एंट्रियां करनी है, 3 एंट्रियां तो होंगी ही होंगी, और अगर ईयर का एंड पड़ गया तो फिर आप उस पूरे डिबेंचर इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर दोगे PNL में भी, तो ये एक एंट्री आपकी और हो जाएगी। और कंपनी के लिए ये जो इंटरेस्ट होता है, ध्यान रखना, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, यानी कि कंपनी इससे बच नहीं सकती, कंपनी को ये देना ही देना पड़ेगा। तो ये डिबेंचर इंटरेस्ट कंपनी के लिए क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जिसको हम कंपनी के PNL अकाउंट में भी शो कर रहे हैं, डेबिट साइड पर खर्चा। और यहाँ पर ये डेबिट में क्या खर्चे के रूप में आ रहा होता है? अब आपको टर्म 1 तो याद ही नहीं होगा सर, आपने सिखाया था PNL कंपनी का। हाँ सर भूल गए। तो उसमें खर्चों की लिस्ट में एक आता था ना फाइनेंस कॉस्ट। तो इंटरेस्ट जितने भी होते हैं वो कंपनी के लिए कौन से खर्चे होते हैं? फाइनेंस कॉस्ट। तो कंपनी के लिए ये PNL में खर्चा है जिस खर्चे का नाम है फाइनेंस कॉस्ट। तो बस डिबेंचर इंटरेस्ट की ये थी कहानी। तो ये है बच्चों, देखो पूरा कॉन्सेप्ट आपके डिबेंचर का भी और खासकर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का।